इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आज हरियाणा दिवस है और हरियाणा दिवस के मौके पर चौधरी देवीलाल जी की हम बात करें तो इन्होंने हरियाणा के लिए, हरियाणा को अलग एक प्रदेश बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, आप क्या कहेंगे सर आज हरियाणा दिवस के मौके पर? सर, हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हरियाणा जो बना उसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा रोल था। चौधरी देवीलाल अगर संघर्ष ना करते, वो लड़ाई ना लड़ते तो हरियाणा नहीं बन सकता था। इसीलिए हरियाणा का जन्मदाता कहा जाता है। और इसके लिए जहां हरियाणा को आज याद किया जाता है, वहां चौधरी देवीलाल को भी आज हरियाणा दिवस के साथ जोड़ा जाता है। सर, अभी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए थे और 9 साल की उपलब्धियां सर गिनवा रहे थे। आप इस मौजूदा सरकार को 9 साल के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर? अगर हम संक्षेप में बात करें तो किस तरह से आंकते हैं सर 9 साल के कार्यकाल को? 9 वर्ष की उपलब्धियां मुख्यमंत्री जी ने गिनाई। उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन कमियां नहीं बताई। जो 9 वर्ष में घोटाले हुए, जो लूट हुई हरियाणा प्रदेश में, उसके बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हमने डिमांड करी आज कि घोटाले तो बहुत सारे हुए, लेकिन 9 प्रमुख हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश की जनता जो है वो इस बात को जानना चाहती है कि इनके लिए कौन दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे धान का घोटाला है, किसान को पिछले 9 वर्ष से लगातार लूटा जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया हर साल लूट में जाता है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था कि ये 250 और 300 रुपए जो नमी के नाम पे लिए जाते हैं, ये खाते में किसके जाते हैं, आप ये बता दें। मुख्यमंत्री ने ये तो स्वीकार किया कि ये पैसा आता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके खाते में जाता है। ये कहा जांच कराऊंगा। आपने भी वो विधानसभा का सत्र देखा होगा, आज तक जांच नहीं हुई। हजारों करोड़ रुपया किसान का, उसको मिलना चाहिए और जिन लोगों ने पैसा खाया है उन लोगों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए। सर, इसके साथ ही जो अभी एक और हरियाणा में जो राजनीतिक तौर पर जो चर्चा हो रही है, वो पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। फिर उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि अगर कोई 4 डिप्टी सीएम के बाद अगर हम कोई जाट जो है उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। मतलब इस तरीके से जो ये बयान आए, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं सर? और दूसरा, आज आपने एक बड़ी घोषणा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा बीसी और शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया है और आपकी सरकार बनेगी तो आप इन दोनों समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बनाने पर विचार करेंगे? विचार नहीं करेंगे, बनाएंगे। हमारी हाईकमांड के साथ बैठ करके बात हुई है, ये फैसला हुआ है कि हमारी सरकार बनने के बाद एक बैकवर्ड क्लास से और एक शेड्यूल कास्ट से दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, उन्होंने जब ये बयान दिया, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए। आखिर हुड्डा को ये कह करके पीछा छुड़ाना पड़ा कि भाई हो सकता है जाट मुख्यमंत्री ना बने, हम जाट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। फिर उसी की पार्टी के लोगों ने उलझा लिया। अब साइलेंट है। अब आप पूछोगे तो फिर कहेगा ये तो हमारी हाईकमांड का फैसला होगा। जो आदमी खुद फैसला ही नहीं ले सकता, उसको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान दे करके वो लोगों के सामने कमजोर पड़ते हैं। दिखाना तो ये चाहते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन उनकी इस बौखलाहट से, इस तरह के बयान से बात सामने आ जाती है कि भाई आदमी कहीं अपनी कमजोर दे रहा है। हमारा फैसला है, हमने हमेशा बैकवर्ड क्लास के लोगों को तवज्जो दी है, हमने हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाया है। हमने
सन 1977 में सैनी समाज के लोगों को जो बीजेपी ने आज प्रधान बनाया, बीजेपी ने तो कहीं राजनीतिक खेल खेला होगा, लेकिन हमने कभी राजनीति नहीं करी। हमने हमेशा इस तरह का जो जातीय लोग थे, चाहे सैनी थे, कुमार थे, अहीर थे, जिनकी राजनीतिक पहचान कम किया। हमने मनोहर लाल सैनी को 2 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, एक बार महेंद्रगढ़ से, नारनौल महेंद्रगढ़ से, और एक बार कुरुक्षेत्र से। फिर उसके बाद गुरदयाल सिंह सैनी को बनाया। इसी तरीके से राव मान सिंह को राज्यसभा में भेजा। उसके साथ साथ कैलाश सैनी को 2 बार बनाया। उसके बाद रणवीर गंगवा को राज्यसभा में बनाया, राम कुमार कश्यप को राज्यसभा में बनाया। हमने हमेशा इनको ताकत दी। शेड्यूल कास्ट में एक ऐसे आदमी को राज्यसभा में भेजने का काम किया था जिसको राजनीतिक तौर पे कोई पहचान नहीं थी, लेकिन गरीब घर का था, हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था। फकीर चंद नाम के थे, मौलाना हल्का के रहने वाले। उनको बना करके भेजा। हमें जब भी कभी कोई राज्यसभा में किसी को भेजने की बात आई, हमने हमेशा ऐसे लोगों को आगे किया जिसकी वजह से उसके समाज में पहचान बनी और उसके समाज को राजनीतिक ताकत मिली। हम राजनीतिक तौर पे शेड्यूल कास्ट को और बैकवर्ड को ताकत देना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये फैसला है। आपने एक और ऐलान किया है सर, आपने कहा कि पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनको भी आप 11 लोगों को टिकट 2024 के विधानसभा के चुनाव में देंगे। तो इसके पीछे क्या योजना रही सर आपकी? पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर आपने जो भरोसा जताकर और उनको 11 लोगों को टिकट देने की बात की है। एक तरफ तो हम छोटी सरकार कहते हैं पंचायतों को, और दूसरी तरफ उनकी अनदेखी करते हैं। आज गांव के लोगों को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए सरकार में बैठे लोग रोजाना कोई ना कोई योजना बनाते हैं। पंचायतों को अधिकार देने की बात करने वाली सरकार ने पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए। हम जहां पंचायतों को अधिकार देंगे वहां पंचायतों से ही प्रतिनिधि जो है उनको विधानसभा में लेकर के आएंगे, ताकि पंचायत की कल को कोई अनदेखी करी ना सके। जब उनके अपने प्रतिनिधि होंगे, मैं खुद पंचायत से आया व्यक्ति हूं, मेरे से ज्यादा लेकर के ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा, मैं गांव की पंचायत का मेंबर रहा, मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन चेयरमैन रहा। मुझे इन सब चीजों की जानकारी है। इसलिए हमारा पार्टी की मीटिंग जब हुई तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी, तो मेरी बात से सब लोग सहमत हुए कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें पंचायत के प्रतिनिधियों को आगे लेकर के आना चाहिए। अंतिम सवाल है सर, परिवर्तन यात्रा आपने की सर, पहला चरण पूरा हो चुका है सर, उसके बाद आपने कैथल में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया था, उसके बाद आप दूसरे चरण की शुरुआत किस रूप में कर रहे हैं सर, और कब से शुरू करने जा रहे हैं सर? हमने शुरू कर ली थी दोबारा। मैंने 6-7 हल्के उसमें किए हैं, लेकिन काम का बहुत टाइम है, बहुत जोर है। आज कढ़ाई का, बिजाई का, कटाई का, हर चीज का काम है, और लोग मिलते नहीं गांव में। हमने अब दोबारा फैसला किया है कि दीपावली के बाद शुरू करेंगे इसको। दिवाली के बाद रथ यात्रा शुरू कर देंगे, और लगातार जब तक भाजपा इस प्रदेश से सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। जजपा का तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका तो मामला तय कर दिया लोगों ने। आज आम चर्चा है हरियाणा प्रदेश में जजपा के लिए कि जजपा हरियाणा छोड़ करके राजस्थान भाग गई। अब राजस्थान में क्या हासिल होगा ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। मुझे लगता है 3 दिसंबर के बाद जजपा राजनीतिक तौर पे खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर।
हमारे साथ इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि सरकार 9 साल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन 9 साल में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच नहीं हुई है। इसके साथ ही अभय चौटाला ने जानकारी दी है और बताया कि प्रदेश में इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा है उसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दीपावली का त्योहार है और फसली सीजन है, इसके चलते एक बार फिलहाल जो दूसरा चरण है उसको कुछ दिन के लिए रोका गया, लेकिन जल्द ही रथ यात्रा के साथ जो है वो दूसरे चरण की भी जो शुरुआत है वो जो पहले की जा चुकी है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी,